कभी तुमने सोचा है तुम्हारी ज़िंदगी की असली वजह क्या है? मतलब एक दिन अगर कोई तुमसे पूछे वाई डू यू वेक अप एवरी मॉर्निंग, तो तुम क्या जवाब दोगे? ज़्यादा लोग एक ही टाइप का जवाब देते हैं। क्लास है, या तो ऑफिस है, एग्ज़ाम है, या बस रूटीन फॉलो करना है। लेकिन सोचो, क्या यही तुम्हारी लाइफ की असली वजह है, या सिर्फ एक हैबिट है, एक लूप जो चल रहा है? अब इमेजिन करो, तुम एक ऐसे दिन सुबह उठ रहे हो जहां अलार्म की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। तुम्हारी आँख खुद खुल गई और मन कहता है वाओ, आज का दिन कितना इंटरेस्टिंग होगा। तुम्हारी बॉडी में एनर्जी है, दिमाग फ्रेश है और दिल एक्साइटेड है। बस इसी फीलिंग को जापानीज़ लोग कहते हैं इकिगाई। इकिगाई का मतलब है रीज़न फॉर बीइंग, तुम्हारी लाइफ का वो मकसद जो तुम्हें हर दिन उठने की वजह देता है। ये कोई बड़ी फिलॉसफिकल बात नहीं है। कभी कभी इकिगाई एक छोटी सी चीज़ भी हो सकती है, जैसे किसी को गिटार बजाना, किसी को टीचिंग, किसी को अपने दोस्तों को खुश देखना और किसी को अपना स्टार्टअप बिल्ड करना। हर किसी का इकिगाई अलग होता है, लेकिन कॉमन बात यह है कि इकिगाई तुम्हारी लाइफ को मीनिंग देता है। अब मैं तुम्हें एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ। जापान के एक छोटे से आइलैंड पे एक गांव है, ओगिमी, जो वर्ल्ड फेमस है द विलेज ऑफ लॉन्गेविटी, क्योंकि यहाँ दुनिया का सबसे ज़्यादा सेंचुरियंस रहते हैं। मतलब वो लोग जो 100 साल से ज़्यादा जीते हैं। और ये बुज़ुर्ग सिर्फ जीते ही नहीं, वो एक्टिव भी होते हैं। सोचो, 95 साल की एज में भी कोई अपना गार्डन खुद देख रहा है, वेजिटेबल्स उगाता है, अपनी कम्युनिटी इवेंट में पार्ट लेता है और शाम को अपने दोस्तों के साथ बैठकर हंसी मजाक करता है। जब रिसर्चर्स ने उनसे पूछा आप इतने हेल्दी और खुश कैसे रहते हो, तो उनका जवाब सिंपल था, इकिगाई। हर इंसान के पास एक रीज़न है जीने का, चाहे वो फैमिली हो, फ्रेंड्स हो, आर्ट हो, गार्डनिंग हो या अपना नॉलेज शेयर करना। और इसी वजह से उनका दिमाग शार्प रहता है, उनकी बॉडी एक्टिव रहती है और उनका दिल हमेशा यंग रहता है। अब तुम सोच रहे होंगे, ये तो जापान के लोगों की बात है, मेरी फास्ट और स्ट्रेसफुल लाइफ में इसका क्या रोल है? सच बताऊं, हम यंगस्टर्स के लिए तो इकिगाई और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमारी लाइफ एक रेस बन गई है। हर वक्त नोटिफिकेशन, एग्ज़ाम्स, करियर का प्रेशर, सोशल मीडिया का कंपैरिजन और फोमो। हम इतना भाग रहे हैं कि कभी कभी लगता है मैं भाग कहाँ रहा हूँ, एंड पॉइंट क्या है। और यही प्रॉब्लम है, जब तुम्हें अपना इकिगाई क्लियर नहीं होता तो तुम बस सरवाइव करते हो। लेकिन जैसे ही तुम्हें अपना इकिगाई समझ आता है, तुम्हारी लाइफ का डायरेक्शन क्लियर हो जाता है। तुम्हें लगता है कि तुम्हारा हर दिन वैल्यूबल, मीनिंगफुल है। इकिगाई तुम्हें एक स्पार्क देता है, एक क्लैरिटी कि तुम क्यों जी रहे हो, तुम्हारी जर्नी का डेस्टिनेशन क्या है। और इसी जर्नी पे अब हम साथ चलेंगे। आज के इस नरेशन में हम एक्सप्लोर करेंगे वो सीक्रेट्स जो जापानीज सेंचुरियंस फॉलो करते हैं। सिंपल हैबिट्स, पावरफुल माइंड्स और एक लाइफस्टाइल जो तुम्हारी लाइफ को भी लंबा, हेल्दी और मीनिंगफुल बना सकता है। सो लेट्स बिगिन दिस जर्नी अपना इकिगाई ढूंढने की। इकिगाई का एक बड़ा सीक्रेट है तुम्हारी लाइफस्टाइल। देखो, ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि लंबी और हेल्दी लाइफ के लिए सिर्फ डॉक्टर्स, मेडिसिन्स या एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट चाहिए। लेकिन अगर तुम ओकिनावा के बुज़ुर्गों को देखो तो तुम्हें पता चलेगा कि उनका मैजिक फॉर्मूला बहुत सिंपल है। उनकी ज़िंदगी छोटी छोटी हैबिट्स पे बेस्ड है। खाने का तरीका, चलने का अंदाज, सोचने का नज़रिया और स्ट्रेस को हैंडल करने का स्टाइल। चलो शुरू करते हैं एक सबसे इम्पोर्टेंट सीक्रेट से। ओकिनावा के लोग एक प्रिंसिपल फॉलो करते हैं, हारा हाची बू, मतलब ईट अंटिल यू आर 80% फुल। अब सोचो, हम अपनी डेली लाइफ में खाना कैसे खाते हैं? कभी फ़ोन स्क्रॉल करते करते, कभी यूट्यूब देखते हुए, कभी दोस्तों के साथ फास्ट फूड खाते हुए। हम अपनी बॉडी के सिग्नल्स को इग्नोर कर देते हैं और ज़्यादा खा लेते हैं। रिज़ल्ट क्या निकलता है? ओवर ईटिंग, लेज़ीनेस और हेल्थ इश्यूज़।
लेकिन ओकिनावा के लोग अपनी बॉडी को सुनते हैं। जैसे ही उन्हें थोड़ा सा फुल फील होता है, वो खाना स्टॉप कर देते हैं। वो अपनी प्लेट को कभी ओवरलोड नहीं करते। एक बार इमेजिन करो, एक जापानीज फैमिली डिनर कर रही है। सब एक सिंपल वुडन टेबल पे बैठे हैं। सब्जी, सूप, थोड़ा राइस और ग्रीन टी। वो ध्यान से, शांति से खाना खाते हैं और जैसे ही लगता है कि 80% हो गया, वो चॉपस्टिक साइड्स रख देते हैं। ये छोटी सी हैबिट उनके मेटाबॉलिज्म को बैलेंस करती है, उनका वेट कंट्रोल रखती है और उनकी बॉडी को अननेसेसरी थकान से बचाती है। अगर तुम अपनी लाइफ में बस एक छोटी सी चेंज ले आओ, माइंडफुल ईटिंग, मतलब खाना खाते वक्त डिस्ट्रैक्शन अवॉइड करो और अपनी बॉडी को सुनो, तो तुम्हारी एनर्जी लेवल स्टेबल रहेगी और तुम खुद को ज़्यादा हेल्दी फील करोगे। ओकिनावा के बुजुर्ग एक और सीक्रेट फॉलो करते हैं, मूवमेंट। लेकिन ये जिम वाली हैवी वर्कआउट नहीं होती। ना उनके पास ट्रेडमिल है, ना फैंसी इक्विपमेंट। उनकी एक्सरसाइज होती है गार्डनिंग, फार्मिंग, स्ट्रेचिंग या सिंपल वॉकिंग। सोचो, 95 साल की एक दादी अपना गार्डन देख रही है, धीरे धीरे अपने पौधों को पानी दे रही है, उन्हें टच कर रही हैं और उनसे बात कर रही हैं जैसे वो उनके दोस्त हों। ये डेली एक्टिविटी उनके लिए एक नेचुरल वर्कआउट है। कंपेयर करो अपनी लाइफ से। हमारी ज़िंदगी काफ़ी सेडेंटरी हो गई है। सुबह उठते ही फ़ोन स्क्रॉल करना, फिर क्लासेस या ऑफिस में बैठना, फिर नेटफ्लिक्स या गेमिंग और दिन ख़त्म। और हम वंडर करते हैं कि हम इतने टायर्ड क्यों फील करते हैं बिना कुछ फिज़िकल एक्टिविटी किए हुए। सच ये है कि हमारी बॉडी मूवमेंट के लिए बनी है। अगर हम उसे मूव नहीं करते तो वो जल्दी वीक और लेज़ी हो जाती है। इसलिए एक सिंपल हैबिट शुरू करो, रोज़ के 20-30 मिनट्स वॉक या थोड़ा स्किपिंग या बस अपने रूम में स्ट्रेचिंग। तुम देखो, तुम्हारा मूड बेटर होगा, एनर्जी डबल होगी और तुम्हारा दिमाग फ्रेश लगेगा। ओकिनावा के लोग एक और चीज़ फॉलो करते हैं, वो हमेशा फ्लोर पे बैठते हैं। मतलब वो कुर्सी की जगह फ्लोर पे खाना खाते हैं, फ्लोर पे ही रिलैक्स करते हैं और इसी वजह से उनकी बॉडी फ्लेक्सिबल रहती है। कभी ट्राई करके देखना, अगर तुम दिन में थोड़ा टाइम फ्लोर पे बैठो तो तुम्हारी पोस्चर और फ्लेक्सिबिलिटी दोनों इम्प्रूव होगी। अब बात करते हैं माइंड की, क्योंकि सिर्फ बॉडी यंग होने से क्या फ़ायदा अगर दिमाग ओल्ड फील करे। ओकिनावा के लोग अपने माइंड को भी एक्टिव रखते हैं। रिसर्च बताती है कि अगर तुम्हारा ब्रेन एंगेज्ड है, तुम्हारी लाइफ हेल्दी और लंबी होती है। सोचो, 90 साल का एक अंकल है जो अभी कैलीग्राफी प्रैक्टिस करते हैं। हर दिन नए स्ट्रोक्स बनाते हैं, नई डिज़ाइन करते हैं। या कोई और आंटी है जो अपने दोस्तों के साथ ट्रेडिशनल सॉन्ग गाती है। ये सब उनके दिमाग को एक्टिव रखता है। हमारी जनरेशन की प्रॉब्लम ये है कि हम अक्सर बहुत जल्दी हार मान लेते हैं। 25-30 की एज में ही बोल देते हैं, बस अब मुझसे नहीं होता, मैं तो ओल्ड फील करता हूँ। लेकिन सच ये है कि जितना ज़्यादा तुम सीखते रहोगे, एक्सप्लोर करते रहोगे, उतना तुम्हारा ब्रेन फ्रेश और यंग रहेगा। सोचो, तुम एक नई स्किल सीख रहे हो, गिटार बजाना, वीडियो एडिटिंग, कुकिंग या कोई स्पोर्ट। पहले दिन तुम्हें लगता है यार बहुत मुश्किल है, लेकिन धीरे धीरे तुम इम्प्रूव करते हो और एक दिन तुम्हें लगता है वाह, अब मैं कर रहा हूँ। ये प्रोसेस तुम्हारा दिमाग हमेशा यंग रखता है। तो अपनी डेली लाइफ में एक हैबिट ऐड करो, कुछ नया सीखना, चाहे वो एक छोटा पजल हो, एक नई रेसिपी, एक ऑनलाइन कोर्स। तुम देखो तुम्हारा माइंड कितना फ्रेश फील करेगा। अब बात करते हैं एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो हमारी जनरेशन को सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है, स्ट्रेस। स्ट्रेस एक इनविजिबल किलर है। ये तुम्हारी बॉडी को अंदर से जल्दी ओल्ड बना देता है। तुम्हें लगता है कि तुम यंग हो, लेकिन तुम्हारी बॉडी और माइंड फास्ट एज कर रहे होते हैं। और ऑनेस्टली हमारी जनरेशन स्ट्रेस के स्टॉर्म में रहती है। एग्ज़ाम का स्ट्रेस, जॉब इंटरव्यू का स्ट्रेस, रिलेशनशिप इश्यूज़, फैमिली एक्सपेक्टेशन,
और सबसे बड़ा, सोशल मीडिया कंपैरिजन। कभी तुमने नोटिस किया है, इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते हुए अपने आप को दूसरों से कंपेयर करते हो। उसकी लाइफ कितनी परफेक्ट है, उसके पास इतना पैसा है, उसका करियर कितना सॉर्टेड है, और ये कंपैरिजन तुम्हें अंदर ही अंदर स्ट्रेस देता है। ओकिनावा के लोग स्ट्रेस को एक सिंपल हैबिट से मैनेज करते हैं, माइंडफुलनेस, मतलब प्रेजेंट मोमेंट में जीना। वो खाना खाते वक्त सिर्फ खाना खाते हैं, दोस्तों के साथ होते हैं तो सिर्फ हंसी मजाक करते हैं, फार्मिंग करते हैं तो सिर्फ अपने प्लान्स पे फोकस रख करते हैं, और इसी वजह से उनका स्ट्रेस लेवल बहुत लो रहता है। तुम भी अपनी लाइफ में माइंडफुलनेस ला सकते हो। सिंपल चीज़ों से शुरू करो। रोज़ 10 मिनट फ़ोन साइड रख के सिर्फ वॉक करो। चाय या कॉफ़ी पीते वक्त टेस्ट को फील करो। अपनी ब्रीदिंग पे थोड़ा फोकस करो। माइंडफुलनेस का मतलब है अपने माइंड को प्रेजेंट में एंकर करना, न पास्ट के रिग्रेट्स में, न फ्यूचर के वरी में, क्योंकि जब तुम प्रेजेंट में जीते हो तुम्हारा स्ट्रेस ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। सोच के देखो, ओकिनावा के बुजुर्ग कोई सुपर ह्यूमन नहीं है, वो बस अपनी बॉडी और माइंड को रिस्पेक्ट करते हैं। वो ज़्यादा नहीं, सिंपल जीते हैं, और इसी वजह से उनकी ज़िंदगी लंबी, हेल्दी और खुश होती है। अगर हम भी अपनी फास्ट पेस लाइफ में थोड़ी सी सिंप्लिसिटी ले आए तो शायद हम भी अपना बेस्ट वर्जन जी सकते हैं। अब बात करते हैं डाइट की। ओकिनावा के लोगों का डाइट बहुत सिंपल होता है। फ्रेश वेजिटेबल्स, टोफू, सीवीड, फिश, स्वीट पोटैटोज और ग्रीन टी। और याद है ना वो रूल, हारा हाचिबू, सिर्फ 80% तक खाना। उनके फूड में नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, प्रोसेस्ड फूड बहुत कम होता है और प्रोटीन कंट्रोल हमेशा रहता है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हें जापानीज़ फूड ही खाना है, लेकिन तुम अपनी प्लेट को थोड़ा रीथिंक कर सकते हो। ज़्यादा फ्रेश फ्रूट्स और सब्जियां ऐड करो, प्रोसेस्ड फूड, ऑयली फूड और ज़्यादा शुगर कम करो, और सबसे इम्पॉर्टेंट, अपनी बॉडी के सिग्नल्स को सुनो। एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है, वो ग्रीन टी बहुत पीते हैं, जिसमें जैस्मिन और ग्रीन टी का मिक्स होता है। ये उनके लिए एक नेचुरल स्ट्रेस बस्टर है। और एक और सीक्रेट, उनका फूड कलरफुल होता है, मतलब प्लेट में अलग अलग कलर्स ऑफ वेजिटेबल्स। साइंस कहती है कि जितना कलरफुल तुम्हारा प्लेट उतना ज़्यादा न्यूट्रिएंट तुम्हें मिलता है। अब एक और पावरफुल हैबिट, मूवमेंट। लेकिन ये सिर्फ एक्सरसाइज नहीं, ये एक्टिव लिविंग। ओकिनावा में रिटायरमेंट का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, मतलब वहाँ लोग 60 की एज में रुकते नहीं, वो लाइफ के एंड तक एक्टिव रहते हैं। चाहे फार्मिंग हो, आर्ट हो, म्यूज़िक हो या अपनी कम्युनिटी को गाइड करना, वो हमेशा कुछ ना कुछ करते रहते हैं। सोचो, हमारी सोसाइटी में लोग 60 के बाद रिटायरमेंट ले लेते हैं और फिर उनका पर्पस ख़त्म हो जाता है, और जब पर्पस ख़त्म हो जाता है तो हेल्थ भी डाउन हो जाती है। लेकिन ओकिनावा के लोग कहते हैं, एज लॉन्ग एज यू आर अलाइव, कीप कॉन्ट्रीब्यूटिंग। और ऑनेस्टली ये हम यंगस्टर्स के लिए भी एक बड़ा लेसन है। जब तक तुम्हारे पास एक पर्पस है, तुम्हारा माइंड और बॉडी एक्टिव रहता है। एक प्रैक्टिकल टिप, अपनी लाइफ में एक ऐसी एक्टिविटी रखो जो तुम्हें एनर्जाइज रखे, चाहे वो पार्ट टाइम हॉबी हो, साइड प्रोजेक्ट हो या एक वॉलंटियरिंग एक्टिविटी। जब तुम कंट्रीब्यूट करते हो तुम्हारे अंदर से एक अलग ही एनर्जी फील होती है। सोच कर देखो, उनका लाइफस्टाइल कितना सिंपल है लेकिन कितना पावरफुल भी। ईट लेस, मूव मोर, स्टे कनेक्टेड, स्टे पॉजिटिव, नेवर रिटायर। और इसी फॉर्मूले में उन्हें दुनिया का सबसे लंबी उम्र वाले लोग बनाया है। अब एक सवाल तुमसे, अगर 90 की एज में भी तुम डांस कर रहे होते, अपने फ्रेंड के साथ लाफ कर रहे होते, अपनी फेवरेट हॉबी परस्यू कर रहे होते, तो कैसा लगता? यही है इकिगाई का मैजिक, तुम्हें जिंदा फील कराना, तुम्हारी एज जो भी हो। इकिगाई के जर्नी में एक और बहुत ही पावरफुल कॉन्सेप्ट है, फ्लो। फ्लो का मतलब है वो स्टेट जिसमें तुम पूरी तरीके से किसी एक्टिविटी में अब्जॉर्ब्ड हो जाते हो।
टाइम का सेंस ख़त्म हो जाता है, डिस्ट्रैक्शन गायब हो जाते हैं और तुम्हें सिर्फ एक ही चीज़ मैटर करती है, तुम जो कर रहे हो उस मोमेंट में। सोचो, तुम अपनी फेवरेट गेम खेल रहे हो, तुम्हारा फोकस 100% उस पर है, तुम्हें पता ही नहीं चलता कब 2 घंटे निकल गए। या सोचो, तुम गिटार बजाना सीख रहे हो, पहले तुम स्ट्रगल करते हो, फिर एक कॉर्ड सही बज जाती है और तुम इतने खुश होते हो कि तुम्हें और प्रैक्टिस करने का मन करता है। यही है फ्लो। ओकिनावा के लोग अपनी लाइफ में फ्लो क्रिएट करते हैं। फार्मिंग करना, कुकिंग करना, कैलीग्राफी, म्यूज़िक या गार्डनिंग, उनके लिए ये सिर्फ काम नहीं बल्कि एक फ्लो स्टेट होता है। वो उसमें इतना एंजॉय करते हैं कि उन्हें लगता ही नहीं कि उनकी एज 90 या 100 है। हमारी लाइफ में प्रॉब्लम क्या है? डिस्ट्रैक्शन। एक असाइनमेंट लिखने बैठते हो और बीच में नोटिफिकेशन आ जाता है। एक बुक पढ़ने लगते हो और 5 मिनट बाद इंस्टाग्राम खोल लेते हो। ये कॉन्स्टेंट इंटरप्शन हमें फ्लो स्टेट में जाने ही नहीं देता और इसी वजह से हम अपना पोटेंशियल पूरा यूज़ नहीं कर पाते। फ्लो को पाने का एक सिंपल रूल है, एक ऐसा काम चुनो जो थोड़ा चैलेंजिंग हो लेकिन इम्पॉसिबल ना लगे। मतलब ना ज़्यादा इजी हो ना ज़्यादा टफ। अगर इजी होगा तो तुम बोर हो जाओगे, अगर बहुत टफ होगा तो तुम फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, लेकिन अगर वो मीडियम लेवल का चैलेंजिंग हो तो तुम उसमें डूब जाओगे। यही तुम्हारा फ्लो बन जाता है। एक एग्जाम्पल सोचो, तुम एक मैथ्स प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो। अगर वो सिंपल 2+2 है तो तुम इंटरेस्ट लूज़ कर दोगे। अगर वो IIT लेवल का टफ प्रॉब्लम है तो तुम गिव अप कर दोगे। लेकिन अगर वो थोड़ा ट्रिकी है, जिसमें थोड़ा सोचना पड़ेगा लेकिन सॉल्व करने की पॉसिबिलिटी है, तो तुम पूरा फोकस डाल दोगे। यही है फ्लो का सीक्रेट। फ्लो तुम्हें खुशी देता है, प्रोडक्टिविटी देता है और सबसे इम्पोर्टेंट एक सेंस ऑफ फुलफिलमेंट देता है। अब बात करते हैं उन मास्टर्स की जो 100 साल से ज़्यादा जी चुके हैं। इनके सीक्रेट सिर्फ डाइट और एक्सरसाइज नहीं होते बल्कि उनका एटीट्यूड भी होता है। रिसर्च ने बताया है कि उन्हें कुछ कॉमन ट्रेट्स हमेशा रिपोर्ट होते हैं। पहला है ऑप्टिमिज्म। वो हमेशा पॉजिटिव सोचते हैं, चाहे उनकी लाइफ में प्रॉब्लम आए, वो कहते हैं ये भी गुजर जाएगा। उनका एटीट्यूड हमेशा होपफुल होता है। दूसरा है कनेक्शन। वो कभी अकेला नहीं रहते। दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ, कम्युनिटी के साथ रहना उनके लिए ज़रूरी होता है। हर शाम वो अपने दोस्त के साथ बैठकर स्टोरी शेयर करते हैं, सॉन्ग्स गाते हैं और इन्जॉय करते हैं। और तीसरा है पर्पस। उनके पास हमेशा एक रीज़न होता है, चाहे उनकी एज 90 हो या 100, वो हमेशा कुछ ना कुछ करते हैं। कोई फार्मिंग कंटिन्यू करता है, कोई लोकल चिल्ड्रन को सिखाता है, कोई अपनी पोएट्री लिखता है। मतलब उनका इकिगाई हमेशा अलाइव रहता है। अब सोचो, हम अपनी लाइफ में कितनी छोटी फेलियर से टूट जाते हैं। एग्ज़ाम में कम नंबर आए तो स्ट्रेस, जॉब का इंटरव्यू क्रैक नहीं हुआ तो होपलेस, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आई तो बस डिप्रेशन। लेकिन मास्टर्स ऑफ लॉन्गेविटी कहते हैं लाइफ एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। तुम्हें पेशेंस चाहिए। हर प्रॉब्लम एक फेज़ है, परमानेंट रियलिटी नहीं। और यही रेजिलियंस उनकी ज़िंदगी लंबी बनाती है। अब बात करते हैं डाइट की। ओकिनावा के लोगों का डाइट बहुत सिंपल होता है। फ्रेश वेजिटेबल्स, टोफू, सीवीड, फिश, स्वीट पोटैटोज़ और ग्रीन टी। और याद है ना वो रूल, हारा हाचिबू, सिर्फ 80% तक खाना। उनके फूड में नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, प्रोसेस्ड फूड बहुत कम होता है और प्रोटीन कंट्रोल हमेशा रहता है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हें जापानीज़ फूड ही खाना है, लेकिन तुम अपनी प्लेट को थोड़ा रीथिंक कर सकते हो। ज़्यादा फ्रेश फ्रूट्स और सब्जियां ऐड करो, प्रोसेस्ड फूड, ऑयली फूड और ज़्यादा शुगर कम करो। और सबसे इम्पॉर्टेंट, अपनी बॉडी के सिग्नल्स को सुनो। एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है, वो ग्रीन टी बहुत पीते हैं, जिसमें जैस्मिन और ग्रीन टी का मिक्स होता है। ये उनके लिए एक नेचुरल स्ट्रेस बस्टर है। और एक और सीक्रेट, उनका फूड कलरफुल होता है।
मतलब प्लेट में अलग अलग कलर्स ऑफ वेजिटेबल्स। साइंस कहती है कि जितना कलरफुल तुम्हारा प्लेट उतना ज़्यादा न्यूट्रिएंट तुम्हें मिलता है। अब एक और पावरफुल हैबिट, मूवमेंट। लेकिन ये सिर्फ एक्सरसाइज नहीं, ये एक्टिव लिविंग। ओकिनावा में रिटायरमेंट का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। मतलब वहाँ लोग 60 की एज में रुकते नहीं, वो लाइफ के एंड तक एक्टिव रहते हैं। चाहे फार्मिंग हो, आर्ट हो, म्यूज़िक हो या अपनी कम्युनिटी को गाइड करना, वो हमेशा कुछ ना कुछ करते रहते हैं। सोचो, हमारी सोसाइटी में लोग 60 के बाद रिटायरमेंट ले लेते हैं और फिर उनका पर्पस ख़त्म हो जाता है। और जब पर्पस ख़त्म हो जाता है तो हेल्थ भी डाउन हो जाती है। लेकिन ओकिनावा के लोग कहते हैं, एज लॉन्ग एज यू आर अलाइव, कीप कॉन्ट्रीब्यूटिंग। और ऑनेस्टली ये हम यंगस्टर्स के लिए भी एक बड़ा लेसन है। जब तक तुम्हारे पास एक पर्पस है, तुम्हारा माइंड और बॉडी एक्टिव रहता है। एक प्रैक्टिकल टिप, अपनी लाइफ में एक ऐसी एक्टिविटी रखो जो तुम्हें एनर्जाइज रखे। चाहे वो पार्ट टाइम हॉबी हो, साइड प्रोजेक्ट हो या एक वॉलंटियरिंग एक्टिविटी। जब तुम कंट्रीब्यूट करते हो, तुम्हारे अंदर से एक अलग ही एनर्जी फील होती है। सोच कर देखो, उनका लाइफस्टाइल कितना सिंपल है लेकिन कितना पावरफुल भी। ईट लेस, मूव मोर, स्टे कनेक्टेड, स्टे पॉजिटिव, नेवर रिटायर। और इसी फॉर्मूले में उन्हें दुनिया का सबसे लंबी उम्र वाले लोग बनाया है। अब एक सवाल तुमसे, अगर 90 की एज में भी तुम डांस कर रहे होते, अपने फ्रेंड के साथ लाफ कर रहे होते, अपनी फेवरेट हॉबी परस्यू कर रहे होते, तो कैसा लगता? यही है इकिगाई का मैजिक, तुम्हें जिंदा फील कराना, तुम्हारी एज जो भी हो। अब तक हमने देखा कैसे ओकिनावा के लोग सिंपल हैबिट्स और पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ अपनी ज़िंदगी को लंबी और खुश बनाते हैं। लेकिन इकिगाई का एक और बड़ा सीक्रेट है, रेजिलियंस। लाइफ कभी परफेक्ट नहीं होती। हर किसी की लाइफ में स्ट्रगल्स आते हैं, एग्ज़ाम फेल हो जाते हैं, जॉब्स नहीं मिलती, रिलेशनशिप ब्रेक हो जाते हैं या कभी हेल्थ प्रॉब्लम आ जाती है। लेकिन इकिगाई के मास्टर्स एक चीज़ कॉमन करते हैं, वो कभी गिव अप नहीं करते। सोचो, एक 102 साल के ओकिनावा अंकल जो अपनी फार्मिंग टूल्स के साथ अभी भी गार्डन में काम कर रहे हैं। उन्होंने अपनी लाइफ में वॉर्स देखी, स्टॉर्म देखे, पॉवर्टी देखी, लेकिन उन्होंने हमेशा अपना एटीट्यूड पॉजिटिव रखा। वो कहते हैं, स्टॉर्म के बाद हमेशा सनशाइन आती है। यही रेजिलियंस है। गिरना सबके लिए कॉमन है, लेकिन उठना सबके बस की बात नहीं। और ऑनेस्टली हम यंगस्टर्स को रेजिलियंस और ज़्यादा चाहिए, क्योंकि हमारे चैलेंजेस अलग हैं। एग्ज़ाम का प्रेशर, जॉब का कंपटीशन, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का स्ट्रगल और सोशल मीडिया कंपैरिजन। लेकिन हम हर सेटबैक को एक लेसन की तरह देखें तो हम और स्ट्रॉन्ग बनेंगे। जापान का एक और प्रिंसिपल है, वाबी साबी। ये एक फ़िलॉसफी है जो कहती है, इम्परफेक्शन इज़ ऑल्सो ब्यूटिफुल। सोचो, एक ओल्ड जापानीज़ बोल है जिसमें क्रैक आ गए हैं, हम शायद उसे थ्रो कर देते, लेकिन जापान में एक आर्ट है जिसमें वो क्रैक को गोल्ड से फिल करते हैं और वो बोल और भी ज़्यादा प्रेशियस बन जाता है। इसी तरह हमारी लाइफ के क्रैक्स, हमारी मिस्टेक्स, हमारे स्कार्स, ये सब हमें और यूनिक और ब्यूटीफुल बनाते हैं। प्रॉब्लम ये है कि हम अक्सर अपने फ्लॉज से अशेम फील करते हैं। हम अपनी फेलियर्स को हाइड करते हैं, अपने वीकनेस को इग्नोर करते हैं। लेकिन वाबी साबी कहता है, अपनी इम्परफेक्शंस को एक्सेप्ट करो, क्योंकि वो तुम्हारी कहानी का पार्ट है। सोचो, तुम एक एग्ज़ाम में फेल हुए, ये क्रैक है तुम्हारी जर्नी में, लेकिन ये क्रैक तुम्हें एक नए पथ पे ले जा सकता है जो और भी ज़्यादा मीनिंगफुल हो। वाबी साबी का मैसेज सिंपल है, अपनी लाइफ को परफेक्ट बनाने की ज़रूरत नहीं है, अपनी लाइफ को ऑथेंटिक बनाने की ज़रूरत है। अब आता है सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट, अपना इकिगाई कैसे ढूंढें। जापानीज़ फिलॉसफी कहती है कि इकिगाई 4 सर्कल के इंटरसेक्शन में होता है। पहला है व्हाट यू लव, तुम्हें क्या करना जेन्युइनली पसंद है। दूसरा है व्हाट यू आर गुड एट, तुम किस चीज़ में नेचुरली अच्छे हो।
तीसरा सर्कल है व्हाट द वर्ल्ड नीड्स, दुनिया को किस चीज़ की ज़रूरत है। और चौथा है व्हाट यू कैन बी पेड फॉर, किस चीज़ के लिए तुम्हें रिवॉर्ड मिल सकता है। जब ये 4 सर्कल्स एक जगह मिलते हैं, वही है तुम्हारा इकिगाई। अब प्रैक्टिकल तरीके से समझो। अगर तुम स्टूडेंट हो तो एक्सप्लोर करो, स्पोर्ट्स, आर्ट, राइटिंग, साइंस, कोडिंग, सब ट्राई करो। देखो किस चीज़ में तुम टाइम भूल जाते हो, वो तुम्हारा पैशन है। अगर तुम जॉब कर रहे हो तो अपने काम के अंदर को वो मोमेंट आइडेंटिफाई करो जिसमें तुम फ्लो फील करते हो, वो तुम्हारा स्ट्रेंथ है। फिर सोचो दुनिया को अभी किस चीज़ की ज़रूरत है। प्रॉब्लम सॉल्विंग हमेशा डिमांड में होती है। और फाइनली देखो कौन सा कॉम्बिनेशन तुम्हें एक सस्टेनेबल करियर या कंट्रीब्यूशन बना के दे सकता है। इकिगाई एक दिन में नहीं मिलता, ये एक एक्सप्लोरेशन है। लेकिन जैसे जैसे तुम अपने पैशन, स्किल्स और वैल्यूज़ को अलाइन करते जाओगे, तुम्हारा इकिगाई क्लियर होता जाएगा। अब एक इम्पॉर्टेंट बात, इकिगाई हमेशा एक बिग ड्रीम नहीं होता। ये कभी कभी एक छोटी सी डेली एक्टिविटी भी हो सकती है जो तुम्हें खुशी देती है। हो सकता है तुम्हारा इकिगाई एक स्टार्टअप बनाना हो, लेकिन हो सकता है तुम्हारा इकिगाई सिर्फ अपनी फैमिली को खुश रखना हो सकता है तुम्हारा इकिगाई एक एनजीओ में कंट्रीब्यूट करना हो, या हो सकता है तुम्हारा इकिगाई अपना आर्ट दुनिया को तक ले जाना हो। हर इकिगाई वैल्यूबल है, चाहे वो छोटा हो या बड़ा। तुम्हें बस अपने हार्ट को सुनना है और अपनी लाइफ में वो चीज़ ऐड करनी है जो तुम्हें अलाइव फील कराती है। सो अब इमेजिन करो तुम्हारी लाइफ इकिगाई के साथ चल रही है। तुम सुबह उठते हो बिना अलार्म के, तुम्हारी आँख खुद खुल जाती है क्योंकि तुम्हें पता है कि आज तुम्हारे पास एक रीज़न है, तुम्हारे अंदर एक एक्साइटमेंट है, तुम्हारे एक्शन एक पर्पस से ड्रिवन है। तुम स्ट्रेस को हैंडल कर लेते हो क्योंकि तुम्हें पता है कि तुम्हारा गोल बड़ा है। यही है इकिगाई का मैजिक। ओकिनावा के लोग इसी वजह से दुनिया के सबसे हेल्दी और खुश लोग हैं। और तुम भी अपना इकिगाई ढूंढ लो तो तुम्हारी लाइफ ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन जाएगी। तो अब मैं तुमसे एक छोटा सा सवाल पूछती हूँ। आज अगर तुम्हें एक छोटी सी चीज़ करनी हो जो तुम्हें खुशी दे, तो वो क्या होगी? शायद तुम्हारा इकिगाई वहीं से शुरू हो। और याद रखना, इकिगाई कोई डिस्टेंट गोल नहीं है, ये एक डेली जर्नी है, एक माइंडसेट है, एक चॉइस है जो तुम हर दिन करते हो। सो आर यू रेडी टू फाइंड योर इकिगाई? क्योंकि ज़िंदगी वहीं से स्टार्ट होती है जहाँ तुम्हें अपना वाई मिलता है।